नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के ससुराल तलाशी हेतु पहुंची मऊ पुलिस। गंगा के जलस्तर में तेजी से हुआ बढ़ाव। जलस्तर के बढ़ाव के चलते गंगा आरती का बदला स्थल। कालिका गली स्थित मां काली का हुआ भव्य हरियाली श्रृंगार। और जीएसटी विभाग की जांच से नाराज मलदहिया लोहा मंडी के व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के ससुराल मऊ पुलिस तलाशी के लिए पहुंची। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मऊ की पुलिस मुख्तार अंसारी के ससुराल पहुंचकर अब्बास अंसारी सहित उसके 2 सालों की तलाश की। यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ से संबंधित वांछित अभियुक्तगण सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा एवं अनवर सहजाद पुत्रगण जमशेद रजा निवासी ग्राम मेहरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में मऊ की 3 थाने सराय लखनसी कोतवाली थाना दक्षिण टोला की पुलिस पहुंचकर अब्बास अंसारी सहित मुख्तार अंसारी के साले की खोजबीन की। दोनों के नहीं मिलने पर घर के बाहर धारा 82 की नोटिस चस्पा की गई। सीओ सिटी धनंजय मिश्र के नेतृत्व में नगर के 3 थानों की पुलिस ने मऊ और गाजीपुर के यूसुफपुर, दर्जीपुर टोला और मेहरूपुर में तीनों आरोपितों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि तीनों का कोई पता नहीं चला। इसके बाद दोनों घरों पर मुनादी कराते हुए धारा 82 की नोटिस चस्पा की गई। 1 माह के अंदर तीनों कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए तो उनके द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा अपराध संख्या 20 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ वांछित अभियुक्त सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा एवं अभियुक्त अनवर सहजाद पुत्रगण जमशेद रजा निवासीगण मेहरूपुर थाना मेहरूपुर मूल निवासी यह बदस्तूर फरार है, मुकदमे में वांछित अभियुक्त है और ये भगोड़ा साबित है। उसी 82 जो सीआरपीसी है उस प्रक्रिया का तामीला करने के लिए हमारे वहाँ के पूरी टीम इंस्पेक्टर दक्षिण टोला, इंस्पेक्टर सराय लखनसी और इंस्पेक्टर कोतवाली जो इनके गाजीपुर स्थित 4 जगह है जो इनका पैतृक मकान है मुख्तार अंसारी का और जो इनके ससुराल का पैतृक मकान है, जो इनके साले भी इसमें जो मुख्तार अंसारी के जो 2 साले हैं अनवर सहजाद और आतिफ रजा, इन दोनों के खिलाफ भी इसमें एनबेडब्ल्यू था। तो इसी क्रम में इनकी 82 की कार्रवाई की गई है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी। और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से विधिक तरीके से कराई जाएगी। तो इससे बेहतर है कि ये लोग जो पुलिस है उसके सामने आ जाए। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव हो रहा है। वहीं जलस्तर बढ़ने से दैनिक गंगा आरती का स्थान परिवर्तित किया गया। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव ने उफान का रूप ले लिया है। जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ाव होने लगा है। इसके पहले गंगा 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही थी। पर्वतीय और अपस्ट्रीम के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से चल रही तेज बारिश के चलते बनारस की गंगा में दबाव बढ़ा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार फिलहाल जल स्तर में वृद्धि जारी रहेगी। गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि के चलते घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। गंगा का जल स्तर काफी बढ़ने के
बावजूद घाट पर गंगा स्नान करने वालों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से गंगा सेवा निधि द्वारा की जाने वाली प्रतिदिन गंगा आरती का स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। स्थान परिवर्तन के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा की दैनिक संध्या आरती में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में गंगा आरती का स्थान आज पहली बार परिवर्तित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब जैसे जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे स्थान बदलता जाएगा। इसके अलावा गंगा का जल स्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गंगा सेवा निधि सत्वावधाने किस तरह का आरती हो रहा है? आज की जो आरती है ये विशेष आरती हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो हमारे कारगिल विजय दिवस जो आज 23 वर्ष हो गए, उसमें जो भी हमारे अमरवीर हुतात्माएं अपने प्राणों की आहुति दी है, आज उसी के उपलक्ष्य में आज वो जो है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और गंगा सेवा निधि में जो आज ये आरती हो रही है वो पूरी तरीके से उनको समर्पित है। बाढ़ को देखते हुए किस तरह का व्यवस्था है गंगा सेवा निधि द्वारा? बाढ़ को देखते हुए भगवती का आगमन जिस तरीके से निरंतर बढ़ रहा है उससे ये है कि व्यवस्थाएं कहीं न कहीं काफ़ी हद तक ये बाधित हो गई हैं। लेकिन जिस तरीके का जो भी स्थान हम लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है उसी में सबके सहयोग से, सबके सामंजस्य से वो आरती की व्यवस्था हो रही है और उसी दिशा निर्देश में सब काम किया जा रहा है। और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर के प्रशासन भी का सहयोग हम लोगों को है और भी हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना सहयोग दे, क्योंकि इस समय कांवड़िया जो है जो श्रावण महीना बाबा का चल रहा है, इसमें जो बाहर से जो कांवड़िए आ रहे हैं तो उनकी वजह से भी काफ़ी भीड़ हो जा रही है। तो आरती में तो पर्याप्त हम लोगों के पास स्थान न होने की वजह से जो बाहर से हमारे जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, सबकी इच्छा ये होती है कि हम बाबा का दर्शन करने के बाद कम से कम भगवती की आरती देखें। लेकिन समय के साथ साथ जो इस समय जो समय अनुकूल नहीं है और जो स्थान नहीं है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को असुविधाएं तो हो ही रही हैं। आज देखा जाए तो आरती का स्थान विच्छेद किया गया है, उससे जिला प्रशासन ने किस तरह का करेंगे? ऐसा है कि जैसे जैसे भगवती अपने गंतव्य स्थान से जो ऊपर की ओर बढ़ रही हैं तो वो तो एक नैसर्गिक व्यवस्था है कि वहाँ पे जितनी भी हम लोगों को व्यवस्था मिल रही है उस हिसाब से हम अपने आरती के स्थान को डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमको उस स्थान से अपना कालिका गली स्थित मां काली का भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। कालिका गली स्थित मां काली का श्रावण माह के अंतर्गत भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को अनेकों फूल पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं इस अवसर पर मां को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वर्ष धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न सुगंधित पुष्पों व आभूषणों से मां का दिव्य झांकी सजाई गई। इसके बाद मां को फल फूल मिष्ठान से विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित
आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर मत्था टेका व सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी राजीव गांधी ने मां काली के दर्शन पूजन के महत्व को बताया। इस मौके पर दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। गुरु जी, आज किस तरह का माता का श्रृंगार पूजन चल रहा है? जो आज आपने श्रृंगार देख रहे हैं वो वर्ष में एक दिन होता है। सावन का हर दूसरा मंगलवार जो होता है उस दिन माँ कालरात्रि देवी जी का हरियाली श्रृंगार होता है और जिसको वार्षिक श्रृंगार के नाम से ही बोलते हैं। इसके अलावा भी श्रृंगार होते हैं माँ के, परंतु आज का जो हरियाली श्रृंगार है उसमें माँ का पहले पंचामृत स्नान होता है, फिर गंगा जल से स्नान होता है, फिर बेला फूल और नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से माँ का श्रृंगार होता है। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान का भोग लगता है माता का और जो कि भक्तों में वितरित होता है। माता का जो भी आज के दिन दर्शन करता है, वैसे भी कोई दर्शन करता है माँ का, उसके ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा होती है वो कटती है, उसका कोई भी संकट होता है वो होता है। जो भी उसकी अकाल मृत्यु होने वाली होती है, अकाल मृत्यु का भय भी उसके मन से जाता है। और मृत्यु नामक जो भय होता है मन में, एक अनजाना भय आदमी के दिल में, जो भी असफलता का भय होता है वो माँ के दर्शन मात्र करने मात्र से ही दूर होता है। छावनी परिषद के 3 बंगलों को रेलवे द्वारा अधिकृत करने के बाद उन पर बुलडोजर चला। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के 9 नंबर प्लेटफॉर्म प्रांगण में भूमि अधिग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। छावनी में 3 बंगलों को रेलवे द्वारा अधिकृत किया जा रहा है, जहां इस पर बने बड़े बड़े भवन बुलडोजर के माध्यम से तोड़ दिए गए। बंगले में रहने वाले अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि 11 जुलाई को वरिष्ठ खंड अभियंता उत्तर प्रदेश उत्तर रेलवे ने हमारे आवासीय व रोजगार स्थल को अधिकृत अतिक्रमण बताकर परिसर को तोड़ने के लिए आदेश दिया गया। वहीं अभिनव ने बताया कि छावनी परिषद वाराणसी क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से उनके परिवारजन रह रहे हैं और उनके पास सभी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार की इस योजना का विरोध नहीं करते, लेकिन हमको मुआवजा और रोजगार व्यवस्थित कराया जाए। इस मौके पर मालती देवी, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, राजश्री श्रीवास्तव समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। 45 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। मैंने इसका सट्टा करवाया है 84 में, 86 में दूसरा सट्टा करवाया है और 89 में हमने इसका वो करवाया, रजिस्ट्री करवाया है। इसके बाद 2003 में हमने इसका मोटेशन दाखिल खारिज करवाया है और 2003 में इन्होंने बोल रहे हैं कि 95 से आप लोगों की लीज खत्म हो गई है, आप लोग बेदखल हो गए। तो हमको बेदखल ना करके इन्होंने 2003 में मेरे लीज का पैसा कैसे जमा किया, मेरे को दाखिल खारिज कैसे 2003 में दिया इन्होंने। और इसके बाद आज मेरे बच्चा बीमार चला, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये लोग आ करके एक नोटिस चिपकाया, न उसमें कुछ एरिया दिखाया, न किसी का नाम दिखाया, न कुछ दिखाया। बोला कि नहीं ये तोड़ दिया जाएगा 27 को ये तोड़ने आए हैं। और इसके बाद हमारा केस चल रहा है हाई कोर्ट में। मेरे वकील हैं मिश्रा जी, उन्होंने अभी उनका मेंशन चल रहा था, 10 बजे से उनका मेंशन चल रहा था। नहीं सुनिए, मेंशन चल रहा था तो उनको हमने फ़ोन किया, सुबह किया तो बोला कि आपका मेंशन चल रहा है, उन लोगों की हिम्मत नहीं है। फिर इसके बाद ये लोग जब तोड़ने लगे हैं तो हमने फ़ोन किया कि सर वो लोग तो तोड़ रहे हैं, तो बोले कि उनसे वहाँ के जो भी अधिकारी हो उनसे बात कराइए। क्या बनाना चाहते हैं तोड़ के यहाँ पर? कौन? ये सेकंड एंट्री है, बनाना चाहते हैं? हमको बेघर करना चाहते हैं। वो क्या बनाना चाहते हैं इसके लिए कि आप हमसे खरीद देते, हमको कुछ भी देते। आपने हमको बेघर किया, मेरे बच्चों को बेघर किया, मैं क्या करूँ? सर ये मामला ये है कि इस ज़मीन पे इस हमारा की ज़मीन है, इस ज़मीन पे, इस प्रॉपर्टी पे हम विगत 35 वर्षों से रहते आए हैं। हमारा परिवार है, 25-30 लोगों का परिवार है। इस प्रॉपर्टी के 3 मालिक हैं और हम तीनों लोगों ने इस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराया है और हमारा दाखिल खारिज भी है और लीज की ज़मीन है, लेकिन हमारा इस पे जो होल्ड बनता है और लीज की ज़मीन है सर, इस पे हमारा जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उस पे हमारा रजिस्ट्री हुआ है, सब कुछ प्रॉपर हुआ है। हम बिजली बिल देते आए हैं, हर साल हाउस टैक्स देते आए हैं, सब कुछ देते आए हैं, वाटर टैक्स एवरीथिंग जो होना चाहिए सब कुछ लगभग। मेरा आधार कार्ड यहाँ का है, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है।
तो हुआ ये कि रेलवे ने एक दिन आके यहाँ हमारे दीवार पे नोटिस लगा दी और उन्हें बोल रहे कि ये इसको इलीगल है और अतिक्रमण है, इसको गिराया जाएगा। 27 तारीख को डेट दे दिया गया। तो हमने उनसे पूछा कि आप किस बेसिस पे किसके आदेश से करें, तो उसका हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई वो नहीं दिया। तो मैटर मैं फिर कोर्ट में गया। कोर्ट का ये आदेश था कि वो अब किसी विकास कार्य को नहीं रोकेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा, हमारे एक साथ में डॉक्टर 68 नंबर बंगले के राधेश्याम जी हैं, तो वो भी एक वादी थे। तो उनके लिए एक आदेश आया कोर्ट का कि इनकी सुनवाई की जाए, इनको सिंपैथेटिकली देखा जाए और इनकी बात सुन के इनका कुछ न कुछ किया जाए। लेकिन उसके आदेश का पालन नहीं हुआ। रेलवे ने साफ मना कर दिया। रेलवे ने साफ मना कर दिया कि हमको एक पैसे नहीं देंगे, ना विस्थापित करेंगे। जबकि एक ये लोकतांत्रिक देश है, एक वेलफेयर स्टेट है, और अब झुग्गी झोपड़ी भी हटती है तो वो उनको लोग हटाते हैं तो मुआवजा देते हैं या कहीं विस्थापित करते हैं। हम लोग इतने 25-30 लोग हैं, 35 साल से रह रहे हैं, हम लोग को ना एक पैसा मिला, ना कहीं कोई ज़मीन मिली। हम रोड पे इस समय खड़े हैं, खदेड़ दिया गया। हम सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कहाँ जाएं, किसके साथ वो करें। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर लेटर लिखा, ईमेल किया, मुख्यमंत्री कार्यालय को, जिलाधिकारी कार्यालय को, और सबको लेटर लिखा, सब कुछ किया, लेकिन कोई उसका कंक्लूजन नहीं निकला है अभी तक। और इस समय हम लोग, हमारा घर टूट गया है, हम लोग रोड पे खड़े हैं। जीएसटी विभाग की जांच से नाराज मलदहिया लोहा मंडी के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बुधवार को लोहा मंडी के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर मलदहिया लोहा मंडी स्थित एक दुकान में सर्वे के लिए पहुंचे। इस दौरान दुकान मालिक के वहां मौजूद नहीं होने के बावजूद उन्होंने सर्वे किया और लिखा पढ़ी की, जिससे नाराज व्यापारियों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यदि अधिकारी सर्वे हेतु आए तो पहले से जानकारी हो, जब मालिक नहीं थे तो सर्वे का कोई औचित्य नहीं है। इस बात से नाराज होकर हमने धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने अधिकारी की गाड़ी जबरदस्ती रोकनी चाहिए। व्यापारियों ने अधिकारी के वाहन को घेर लिया। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद वाहन आगे बढ़ पाया। गलत कर रहे हो। ये जीएसटी विभाग के अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर रणेंद्र जी आए हुए थे। ये हमारे लोहा व्यापार मंडल के व्यापारी हैं, राजेश इंडस्ट्री। उनके दुकान पे इन लोगों ने सर्वे का काम करने के लिए आए हुए थे। सर्वे के दौरान मालिक यहाँ पर उपस्थित थे नहीं, उनके बच्चे थे और बच्चों को व्यापार के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। और उसके बावजूद इन लोगों ने वहाँ पे अपना लिखा पढ़ी जो भी करना था कराएं, और कराने के बाद बच्चों को प्रेशर बना करके वो लिखवाना पढ़ाना भी चाहें, जो उनको अपना उचित लगा वो लिखवाएं। लेकिन व्यापारियों के साथ ये गलत है कि कोई भी उनको अगर जांच करनी हो, सर्वे करनी हो तो नोटिस व्यापारियों को भेजें, अपने विभाग में बुला करके उसका जो भी निवारण हो करें। लेकिन दुकानों पर आकर के अगर वो इस तरह का सर्वे करेंगे, जिसका हम व्यापार मंडल के सभी व्यापारी विरोध करते हैं, सर्वे किसी दुकान पे नहीं होनी चाहिए। कितनी सदस्यीय टीम थी, कितने घंटे पूछताछ? ये 6-7 लोग की, करीब 12 लोग थे। 3 गाड़ियां थी, 12 लोग इसमें सब अधिकारी लोग थे। और ये लोग लगभग 4 घंटे तक यहाँ पर अपनी जांच को किया। लिखा पढ़ी में क्या था? लिखा पढ़ी में जो स्टॉक मेरा था, स्टॉक लिख के ले गए व्यापारी का, और उनका कहना था कि आप जो स्टॉक दिखाते हैं वो स्टॉक आप गलत दिखाते हैं। यहाँ के व्यापारियों ने सबने दुकानें बंद कर दी, किस समर्थन, उन्हीं के समर्थन में जी क्या कहना चाहते हैं? व्यापारी सही है, व्यापारी का कोई भी काम नंबर 2 में नहीं होता, सारा काम उसका नंबर 1 से लेन देन होता है।
बशर्ते उसके मालिक आज यहाँ थे नहीं, और बच्चों के ऊपर हरेसमेंट करके ज़बरदस्ती जो भी उनको लिखवाना था वो लिखवा करके वो लेके गए। व्यापारी लोग काफी उग्र हो गए थे बाहर निकलने गाड़ी पे। ऐसा नहीं हुआ, नहीं, उग्र जो था वो उनका ड्राइवर थोड़ा बदतमीजी किया, जिसके कारण हमारे व्यापारी थोड़ा उग्र हो गए। क्या मामला है और किस तरीके से इसको नया दे रहे हैं? यही सेल टैक्स का मामला है, जीएसटी वाले जो बैलेंस चेक कर रहे हैं ना। अग्रवाल जी क्या मामला है? ये हमारे छोटे छोटे व्यापारियों के यहाँ 40-40 की तादाद में पहुंच करके जबरदस्ती का सर्वे कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपके इतना स्टॉक कम है, इतना टैक्स भराइए। बिना टैक्स भरवाए हिलते नहीं है, ये रात को 12-2 बजे तक नहीं जाएंगे बिना टैक्स भरवाए। बोलते हैं कि आपका सही होगा, आपको रिफंड हो जाए। व्यापारियों का पोजीशन नहीं है, सरकार 20% 25% जीएसटी में हम लोग का पहले से पैसा ले लिया है। हम लोग माल मंगाते हैं, उधार बेचते हैं, हमारा पैसा बाद में, सरकार को जीएसटी पहले भर रहे हैं। उसके बाद भी जीएसटी में कोई प्रॉब्लम को नोटिस है भाई, कोई माल 50,000 ईवे बिल से नीचे नहीं आ रहा है, कोई 2 नंबर का माल नहीं आ रहा, फिर किस चीज़ का आप सर्वे कर रहे हैं? यहाँ पर क्या बात हुई, अधिकारी से क्या बातचीत हुई? अधिकारी भी अपना टारगेट कंप्लीट करने पड़े। अभी गाजीपुर रेड किया, हाँ, उसमें 56 लाख रुपया वसूल के उठे हैं, जबकि कोई व्यापारी डिप्रेशन में आ जा रहा है। नहीं मरेगा, ये लोग मार देंगे उसको। कोरोना से नहीं मरा, बच गया है ना, तो ये लोग मार देंगे उसको। अधिकारी जो करे वो गलत है? या कोई गलत है, आप उनको अपना टारगेट पढ़ने के लिए छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करेंगे, व्यापार वैसे नहीं है और खत्म हो जाएगा। धरना देने से क्या? ये हम लोग धरना करेंगे और दुकानें आज निश्चित काल बंद कर देंगे। इस तरह का सर्वे चलेगा तो अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। कहना है कि विशेष रूप से इसी दुकान को जांच करने की बात भैया नहीं है, इनका टारगेट है। ये देखिए, आप बनारस शहर के अंदर है ना, महीने में 10 से 12 सर्वे करेंगे ये लोग, मानेंगे नहीं ये लोग। तो आप लोग की क्या मांगे? हम लोग की मांगे, कोई गड़बड़ है तो आप उसको नोटिस दीजिए, बुलाइए ना। जीएसटी भाई कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा है, हमने टैक्स कम भरा, हमको बुलाइए, नोटिस दे के हम टैक्स भरेंगे आपका। जीएसटी आप भरे हुए हैं तो फिर ये अधिकारी ये आगे कुछ नहीं करते, ये लोग बोलेंगे स्टॉक कम है आपका, आपने माल बेच दिया नगद में, उतना पैसा भरिए। कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो कब तक चालू रहेगा ये? हम लोग का धरना जी, हम लोग का इसी तरह रात हम लोग सब दुकानें बंद करके सरकार को चाबी दे देंगे। हाँ, सरकार अपना चलावे, हम लोग की जीविका बढ़े। हाँ, हम लोग कोई व्यापार नहीं करना चाहेगा। ये गुंडा टैक्स लगा रहे हैं, गब्बर टैक्स लगा रहे हैं। हाँ, लोगों को खाद्य पदार्थों पे टैक्स भर दिया, जबरदस्ती का जीएसटी कर रहे हैं पब्लिक को। व्यापारी सही आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं क्या? व्यापारी आपके ऊपर सही ब्लेम लगा रहे हैं, इसका मतलब मीडिया के सामने आप नहीं आना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं। क्या पाया गया सर? यहाँ पे अभी जांच हो रही है, क्या कुछ निकला? क्या कुछ निकला जांच में सर? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kid section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts,
experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागरी नाटक मंडली में 22वें भारत रंग महोत्सव का आगाज हुआ। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वाधान में काशी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22वें भारत रंग महोत्सव का आगाज विधिवत रूप से हुआ। रंगीन रोशनी में नहाए नागरी नाटक मंडली स्थित श्री मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के निदेशक रमेश चंद्र गौड़, पद्मश्री राजेश्वर आचार्य, संस्कार भारती संगठन मंत्री दीपक शर्मा, NSD वाराणसी सेंटर निर्देशक रामजी बाली इत्यादि लोग उपस्थित रहे। निदेशक रमेश चंद्र गौड़ ने संबोधित करते हुए देश के विभिन्न शहरों में आयोजित हो रहे 22वें भारत रंग महोत्सव की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के स्वतंत्रता नायकों को समर्पित किया गया है। समारोह के पहले दिन लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा नाटक अग्नि कहीं भड़क न जाए का मंचन किया गया, जिसके लेखक चित्रमोहन एवं निर्देशक मनोज शर्मा रहे। आज 26 जुलाई को श्री नागरी नाटक मंडली वाराणसी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव शुरू हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है।
जिसको पद्मश्री योगेश्वर आचार्य ने दीप प्रज्वलित करके आरंभ किया है। इस पूरे आयोजन में हमारे साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ भी उपस्थित थे और उसके साथ नागरी नाटक मंडी न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मेहता, सचिव डॉक्टर सैगल साहब, आप भी हमारे साथ मंच पे उपस्थित थे। और आज इस कड़ी में पहला जो नाटक है वो लखनऊ भारतेंदु नाटक अकेडमी का नाटक यहाँ मंचित हो रहा है और बहुत ही अच्छी बात है कि बनारस में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को नाट्य महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। एनडीआरएफ और जल पुलिस ने गंगा में डूब रहे किशोर की जान बचाई। नैनी प्रयागराज के रहने वाले किशोर अजय भाटिया बनारस बाबा के दर्शन को आए थे। रात 11 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा में स्नान के दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। शोर सुनकर मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवान शिव शंकर और जल पुलिस के अशोक यादव ने पानी में छलांग लगा दी और अदम्य साहस का परिचय देते हुए अजय को नाव के नीचे से खींचकर बाहर ले आए। क्या हुआ था भाई? सर मेरा नाम बच्चा भारतीय है। हाँ। ये तो नाम बच्चा भारतीय। हाँ। मैं इलाहाबाद के रहने वाले हुआ आया था स्नान करने, पैर फिसले चले गए पानी के अंदर। इंडिया के सर ने हमें बचाए, उनके धन्यवाद। कैसे बचाए? क्या हो गया था? पैर फिसल गया था, चले गए थे अंदर। सर ने आके हमें बचाए पकड़ के। क्या मतलब अंदर से लेके आए गहरे पानी से? जी। मुहर्रम के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक आहूत हुई। आगामी मुहर्रम को लेकर कमिश्नरेट पुलिस की डीसीपी जोन वरुणा आरती सिंह की अध्यक्षता में सिगरा थाना अंतर्गत एक स्कूल परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आपसी भाईचारे को इसी तरह बनाए रखने की बात कही गई। एसीपी चेतगंज संतोष लाल मीणा ने कहा कि क्षेत्र में किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसको लेकर पुलिस भी जगह जगह भ्रमण कर रही है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि यदि आपके आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे या अराजकता फैलाता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस के नंबर पर दें। इसके साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडे, मुमताज अली, अरुणा अंसारी, असलम, मकबूल अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैम किस तरीके की यहाँ पे आज मीटिंग की गई है, बैठाई गई? ये सिगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुहर्रम के संबंध में और आगामी जो भी त्यौहार है उसके संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जहाँ पे मेरे द्वारा क्षेत्र के एसीपी और समस्त जितने भी पीस कमेटी मेंबर्स हैं उन सब को एक मैसेज दिया गया था कि कैसे उसकी तैयारियां करनी है, जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर आएँ, उसका समाधान समय से पहले निकाल लेंगे, जिससे आने वाले त्यौहार जो है उस सकुशल संपन्न हो सकेंगे। तो सर मीटिंग जो हुई है इसमें जितनी भी जनता आई हुई थी, कितना बातों से सहमत है आप लोगों की और आप लोगों का सहयोग क्या होगा इस मुहर्रम के त्यौहार? बिल्कुल सहयोग होगा। जो भी संबंधित विभाग हैं उन सबसे समन्वय स्थापित करना, उन सबको जो भी कमियाँ हैं उसके बारे में सूचित करना ताकि त्वरित उसका निदान हो सके, यही हमारी कोशिश रहेगी। जी किस तरीके की यहाँ पे मीटिंग आज यहाँ पर कौन कौन अधिकारी यहाँ मौजूद थे? आज यहाँ पे डीसीपी वरुणा जोन और एसीपी जो आपके चेतगंज और ये इनके बीच में प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज, चौकी इंचार्ज, सभी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज यहाँ पर उपस्थित हैं। सम्मानित नागरिक, ताजिएदार और यहाँ के सम्मानित नागरिक के बीच में एक मीटिंग की गई मुहर्रम के सिलसिले में। मुहर्रम के सिलसिले में इसलिए कि आने वाले 31 जुलाई से पहली तारीख पड़ेगी मुहर्रम की और तकरीबन 9 अगस्त को यौम आशूरा 10 तारीख पड़ेगा। जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन ने ये लोगों को बुला के, क्योंकि यहाँ पे फातमान एक अंतिम पड़ाव होता है किसी जुलूस का, तो सिगरा थाने की जिम्मेदारी बढ़ती है कि अब अंतिम समय समाप्ति की तरफ रहते हैं। तो उन्होंने ताजिएदारों को बुला के पूछा, तमाम करीब 32 ताजिया लल्लापुरा क्षेत्र में है, जिसमें 35 ताजिया लल्लापुरा क्षेत्र में है। तो उसके लोगों से यही पूछा गया, हमने अभी क्योंकि संचालन हमको दिया गया, यहाँ के जिला प्रशासन ने सिगरा ने हमको संचालन दिया करने के लिए, तो मैंने सारे ताजिएदारों से यही पूछा गया कि आपको कोई समस्या इमाम चौक पे, जो क्योंकि इमाम चौक पे अक्सर ये होता है कि इमाम चौक खाली रहता है तो लोग अपना दुकान लगा लेते हैं, ये लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पूछा कि अगर समय से पहले
अगर कोई समस्या हो तो अपनी बताइए, सीवर की समस्या हो। शकील जी, ये बताइए कि मुहर्रम में ये बात जो बता रहे हो तो हो गया, मगर मुहर्रम में जो सिया कौम की जो 2 महीने लगातार जो चलता है कार्यक्रम, उसके लिए अधिकारी ने क्या निर्देश? देखिए, सिया का जो होता है 2 महीना 8 दिन होता है, लेकिन उनके जुलूस जैसे मेन होता है। जैसे जुलूस उनका 20वां का जुलूस उठता है, और उसके बाद चहलुम का जुलूस तो सभी का उठता है। चहलुम का जुलूस तो आपके सिया और सुन्नी का सबका उठता है, चहलुम का जुलूस रहता है तो, और 50वां जुलूस होता है। तो ऐसा नहीं, 2 महीना 8 दिन जो शिया कौम होती है वो इमामबाड़ों में, अपने घरों पे और मजलिस मातम में 2 महीना 8 दिन उनका मजलिस मातम इमाम का गम मनाने का रहता है। इमाम हुसैन सलाम ने जिस तरीके से 61 में करबला के मैदान पर कुर्बानी दिया और इस्लाम के परचम को बुलंद किया करबला के मैदान पर, और इंसानियत का पैगाम दिया उस करबला के मैदान पे कि आप सर दे दिया लेकिन बैत नहीं किया। क्योंकि देखिए, गलत बात उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि शरीयत रसूल की जो यजीद मिटाना चाहता रहा, उसको जो है इमाम हुसैन सलाम ने करबला के मैदान पे 61 हिजरी में 10 तारीख के दिन अपने पूरे कुनबे के साथ, अपने पूरे साथियों के साथ शहादत पेश कर दिया और इस्लाम के परचम को बुलंद किया। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ का पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भेलूपुर स्थित एक होटल में इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ का पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसोसिएशन ट्रेजरर अर्थना वाजपेयी ने इनरव्हील के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। 2022-23 की नवनिर्वाचित अध्यक्षा अरुणा श्रीवास्तव को पूर्व अध्यक्षा सुनीति शुक्ला ने पदभार ग्रहण कराया। नई टीम में सचिव डॉक्टर सुनीता डोंगरे, कोषाध्यक्ष मीनू उपाध्याय, सह सचिव एस सुजाता ने अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर भारती मिश्र ने किया। कार्यक्रम में रेणु सिंह, किरण मोहना, रानिका जायसवाल, नीतू मुरारका आदि सदस्याएं उपस्थित थीं। आज आपको अध्यक्षा नियुक्त किया गया है, किन किन उद्देश्यों के साथ आप यहाँ आई? जी, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैं तो अभी सोच भी नहीं पा रही हूँ कि हर साल हर महीने मुझे करना है कुछ ना कुछ। तो अभी हमने डिसाइड तो नहीं किया है, लेकिन आज से ही हमने शुरू कर दिया। 3-4 प्रोजेक्ट भी आज हमारे हुए हैं और अभी भी बहुत 1-2 बाकी हैं। तो आज पूरा दिन हमारा ऐसे ही किया। क्या कहना चाहेंगे इन महिलाओं के लिए? बहुत सारा बताया हमने कि अभी हमने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा है। और ये जो होते हैं क्या, ब्लड डोनेशन के लिए भी हमने सुबह किया और 2 बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है आज। तो सारा कुछ बहुत करना है। इनरव्हील क्लब के बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं। आगे आपके आने के बाद नया क्या कार्यक्रम इसमें आपके तरफ से शामिल होगा? नया तो देखिए, हम लोग जो करते हैं यही मेन काम हमारा होता है कि किसी गरीबों की मदद करना, बच्चों को अडॉप्ट करना, पढ़ाना लिखाना, और जो एजुकेटेड नहीं है, मतलब कि एजुकेटेड उनको करना, एजुकेट करना, और बहुत सारी चीज़ें। क्या बताएं, अभी तो मुझे अचानक कुछ नहीं याद आ रहा है। मैम, आज ये सॉल्यूशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? आज यहाँ पे वाराणसी नॉर्थ का पदग्रहण समारोह है और उसमें अध्यक्ष अरुणा श्रीवास्तव बनी है। बस मैं यही उनसे आशा रखती हूँ कि वर्ष पर्यंत में जितने हम लोग के कार्य हैं समाज सेवा के से संबंधित वो करते जाएँ। और क्या कहना चाहिए क्लब के बारे में? ये क्लब बहुत पुराना क्लब है और बहुत कर्मठ लोगों से जुड़े हुए सदस्य हैं इसमें, और इसमें हम लोग समाज सेवा करते हैं क्योंकि हम लोगों को किसी भी प्रकार का आर्थिक जो योगदान है किसी से मिलता नहीं है, हम लोगों को खुद अर्जित करना पड़ता है। तो भी इन सदस्यों के ही सहयोग से ये सब कार्य होते हैं। हजरत अली समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले से मनाया जाने वाला मुहर्रम इस वर्ष 30 या 31 जुलाई से चांद के दर्शन के हिसाब से शुरू होगा। हजरत अली समिति के सचिव वशिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कोविड के 2 साल बाद मुहर्रम पूरे अकीदत के साथ मनाया जाएगा। शहर में तकरीबन 60 से ऊपर जुलूस 1 से 12 मुहर्रम तक उठाए जाएंगे। इमाम हुसैन की शहादत आशुरा 8 या 9 अगस्त को मनाया जाएगा। कब और क्या करने जा रहे हैं? ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को ये बात बताने के लिए है कि 1443 हिजरी 2022 इमाम हुसैन का जो गम मनाते हैं हम लोग, जो मुहर्रम हमारी पहचान है। कहने को तो ये कार्यक्रम 2 महीना 8 दिन चलता है, लेकिन 1 मुहर्रम से लेके 10 या 12 मुहर्रम तक इसमें बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रहती है। बहुत सारे जुलूस होते हैं शहर में, और ख़ास तौर से हमारे शहर बनारस में गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। जो हमारे दाहिनी तरफ शामिल रिजवी बैठे हैं वो ये संबंधित है सदर इमामबाड़े से। वो 700 साल पुराना
इमामबाड़ा है और हमारे बाईं तरफ उसे गालिब हुसैन रिजवी साहब, ये कुमार के इमामबाड़े के मुतवल्ली हैं। और गौरीगंज शिवाला आदि क्षेत्रों से जो जुलूस उठता है और जो गंगा घाट पर जाता है, शिवाले घाट पर जाकर जिसका समापन होता है, उसकी इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो शहर भर में जुलूस उठता है, ख़ासतौर से जिसे आप मुहर्रम का दिन कहते हैं, 10वीं मुहर्रम, उस दिन पूरे शहर भर में ताज़िया निकलता है, जो सदर इमामबाड़ा और दरगाह फातमान और शिवाला घाट और विभिन्न स्थानों पर जाकर समाप्त होता है। उस दिन सारी दुनिया इमाम हुसैन का गम मनाती है। तो इस साल ये कार्यक्रम जो है, ज़्यादा संभावना है कि 31 जुलाई को मुहर्रम की पहली तारीख हो और फिर उसके बाद 9 अगस्त को इमाम हुसैन की शहादत, जिसे आशूरा कहते हैं, वो मनाया जाएगा। ये लेकिन चंद्र दर्शन पर निर्भर है। तो मैंने कहा था कि आप लोग देख के बताइएगा अपने दोस्तों से कि दूज अगर उस दिन सुबह से लग रहा है तो 30 को भी पहली हो सकती है। तो मैंने वैसे ही कहा कि वी आर बाउंड टू डू दैट। तो क्या खास होगा इस बार जुलूस में? खास ये भी 2 साल से हम लोग कायदे से नहीं मना पा रहे हैं कोविड के कारण। मजलिसें भी कम लोगों की तादाद में हुई, बहुत सारे जुलूस नहीं उठाए गए या प्रतीक के रूप में घरों में ताज़िया वगैरह का दर्शन हो गया और वो कर लिया गया। तो इस साल पूरी शान और शौकत के साथ सारे जुलूस सड़क पर आएंगे और हम लोग इमाम हुसैन का गम वैसे ही परंपरा के अनुसार मनाएंगे, जैसा कि हमारे शहर की शान है। कहाँ से होकर के कहाँ तक जाएगा? ये जुलूस मैंने बता दिया कि कुछ जुलूस उठते हैं चौटा लाल खां से, मुकीमगंज से, वो सदर इमामबाड़े जाते हैं। कुछ जुलूस दालमंडी से उठते हैं, वो दरगाह फातमान जाते हैं। जगहों से उठेंगे? हाँ, विभिन्न जगहों, शहर भर से उठता है। जैसे अब 10 तारीख को बजरडिहा से भी वो ताज़िया आती है और दिल्ली बाजार से आती है, बहुत दूर दूर से आती है, रामनगर जैसे क्षेत्र में। और हमारे हिंदू भाई लोग बहुत उसमें शिरकत करते हैं, खासतौर से 9 और 10 मुहर्रम को। तो इमाम हुसैन के गम जो सारी दुनिया में मनाया जाता है और इस हमारे भारत में इसलिए शिद्दत से मनाया जाता है कि इमाम हुसैन ने अपने अंतिम समय में कहा था यजीद से कि अगर तू जंग ना कर तो मैं हिंद चला जाऊं। और शायद यही वजह है कि आज तक लोग कहते हैं कि 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन जो है हिंदुस्तान आ जाते हैं, यहाँ के मेहमान होते हैं। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश एवं जन अभियान पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि जीएसटी से व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ा है। जीएसटी की लागू नई दरों से बहुत बड़े व्यापारियों को लाभ होगा, मध्यम और छोटा व्यापारी परेशान है। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारने की तैयारी हो रही है। व्यापारियों को राजनीतिक भागीदारी प्रदान करने हेतु उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट देगी। आज व्यापारियों को प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल और जन अभियान पार्टी के संयुक्त प्रेस वार्ता है। इसमें व्यापारियों को किस तरीके से ताकत में लाया जाए, उनका उत्पीड़न कैसे ख़त्म कराया जाए, जीएसटी में जो नई दरें लागू हुई हैं, इसमें 2 शब्दों में अगर बात करें तो मध्यम और छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का फ़ायदा होने जा रहा है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि ये बढ़ी दरें वापस हो, जिससे छोटे मध्यम व्यापारी का लाभ हो और गरीब आदमी को जो छोटी छोटी सामान और वस्तुएँ खरीदता है उससे महंगाई से निजात मिले। साथ में हम लोग एक चीज़ और करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक पहला एक्सपेरिमेंट राजनीति में ये होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम जो निकाय चुनाव है, इसमें हम लोग व्यापारियों को उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनाव मैदान में लाने जा रहे हैं, जिससे व्यापारी जब चुनाव मैदान में होगा, जीत करके आएगा, तभी उसके संबंधित उसके फ़ायदे के और जनता के हितों के कानून तभी बन पाएंगे। उसके पहले बनना नामुमकिन जैसा दिख रहा है। इसी वजह से हम लोग व्यापारियों को टिकट देने जा रहे हैं। साथ में आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर व्यापारी किसी नेता को उत्तर प्रदेश में किसी जगह पर टिकट देता है तो हमारी पार्टी दलहित राजनीति से ऊपर उठ करके उस व्यापारी नेता की मदद करने का काम करेगी, उनको सहयोग करेगी और उस सीट पर हम लोग अपना प्रत्याशी उतारने का। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के ससुराल तलाशी हेतु पहुंची मऊ पुलिस। गंगा के जलस्तर में तेजी से हुआ बढ़ाव। जलस्तर के बढ़ाव के चलते गंगा आरती का बदला स्थल।
कालिका गली स्थित मां काली का हुआ भव्य हरियाली श्रृंगार। और जीएसटी विभाग की जांच से नाराज मलदहिया लोहा मंडी के व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।